बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 21 अक्टूबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर बोलने से बचे तेजस्वी यादव। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने में जुटे नीतीश तेजस्वी, अब इस पोस्ट पर होगी बम्पर बहाली। नीतीश ने तोड़ा बिहार के सबसे लंबे समय तक सीएम का रिकॉर्ड, लेकिन श्री कृष्ण सिंह से इस मामले में है अभी भी पीछे। बिहार में 1,10,000 पदों पर फिर होगी शिक्षकों की बहाली, जाने कब आ रहा है विज्ञापन। बिहार में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की बहाली, प्रशासन ने मंगाई रिक्तियां, जाने योग्यता। बिहार में बालू अब होगा सस्ता, कंस्ट्रक्शन कार्य की बाधा होगी दूर, घाटों पर खनन होगी शुरू, जाने इसका फायदा। आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में पुलिस और विभाग के अफसरों का हुआ प्रमोशन, सरकार ने जारी किया लिस्ट। नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं से दोस्ती वाले बयान पर साफ की स्थिति, जाने क्या बोले मुख्यमंत्री। स्कूलों में ऑडियो वीडियो के जरिए होगी पढ़ाई, छात्रों को होगा फायदा, फ्री चैनल पर मिलेगी कई सुविधा। 20 सूत्री से नीतीश ने साधा सियासी संतुलन, महागठबंधन के दलों के नेताओं को किया सेट, क्या है फॉर्मूला। बिहार में पुलिस कर्मियों को मिलेगा 20 लाख तक विशेष दुर्घटना बीमा कवर, वेतन के हिसाब से दी जाएगी आर्थिक सुविधाएं। बीजेपी पर जमकर के बरसे तेजस्वी, पूछा बिहार के युवाओं को हाथ में कलम चाहिए या तलवार। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ज्वाइनिंग शुरू, जाने क्या क्या लाना होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हुई चांदी, 75 अफसरों को मिलेगा प्रमोशन का तोहफा, आदेश हुआ जारी। दीपावली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, 2 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार बांटेंगे शिक्षक नियुक्ति पत्र। इस बार त्योहारों पर नहीं पड़ेगी महंगाई की मार, आश्वासन दे रही है मोदी सरकार। बिहार में दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में 1,10,000 वैकेंसी। लालू प्रसाद यादव की बहू तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, उजियारपुर सीट से लड़ाने की है तैयारी। ऑपरेशन करके महिला के पेट में छोड़ दी रुई, हाजीपुर सिविल सर्जन बोले ऐसा होते रहता है। लालू नीतीश पर गिरिराज का निशाना, कहा हुए अंग्रेजों के जमाने के सत्ताप्रस्त। 102 डीएसपी को दिया गया कार्यकारी प्रभारी, 39 को एएसपी की जिम्मेदारी, अन्य विभाग में भी हुए बदलाव। सीवर सफाई के दौरान मरने वालों को देना होगा 30 लाख रुपए का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। हो गई है दुर्गा पूजा और दशहरा की छुट्टियों की घोषणा, 1 या फिर 2 नहीं बल्कि मिलेगी पूरे 10 दिन की छुट्टी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को राजस्थान पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जो अब उसको बिहार लाया गया है सिवान। इस बीच सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की गिरफ्तारी पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि न्यायालय का मामला है, इसलिए टिप्पा टिप्पणी से बचना चाहिए। गोपालगंज में एक मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सहानुभूति के तौर पर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से मिलने की बात से भी
किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि जिस काम से आए हैं उस काम में रहेंगे। आपको बता दें कि सियासी हलके में इस बात की जोरों से चर्चा है कि लालू परिवार के शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी बढ़ गई है। गौरतलब है कि सीवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र में छपिया गांव के फुलवाड़ी में स्थित 42 कट्ठा जमीन के मामले में बीते 6 अक्टूबर को जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी के द्वारा फोन पर धमकी देने और फिर गोलीबारी के मामले में हुसैनगंज थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वहीं 3 दिन पहले ओसामा साहब राजस्थान के कोटा जिले में धारा 151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर और फिर उनके साथियों पर शांति भंग करने के आरोप लगे थे। गिरफ्तारी की सूचना पर हुसैनगंज पुलिस कोटा जाकर के ओसामा को अपने साथ लाई और AGM 9 के यहाँ कोर्ट में पेश किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा में बीते मानसून सत्र में ऐसा लगा कि राजनीतिक दल कोई भी हो, सबकी प्राथमिकताओं में सबसे पहले महिला उत्थान ही है। यही वजह रही है कि नारी शक्ति वंदन बिल संसद के दोनों सदनों में भारी बहुमत से पारित हो गया है। जब विपक्ष ने भी इस बिल का समर्थन किया है, हालांकि इसे लागू होने में अभी वक्त है। जब कितना वक्त लगेगा ये भी साफ नहीं है। जब पर इतना तय है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण बिल लागू नहीं किया जाएगा। जब बिहार की बात करें तो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सब ने नारी शक्ति वंदन विधेयक का समर्थन किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो फिर बिहार में बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी पीछे खड़े नजर आते हैं। मौजूदा वक्त में बिहार में 40 लोकसभा सीट है। इन 40 लोकसभा सीट में सिर्फ 3 सीट पर ही महिला सांसद है। सीवान लोकसभा से कविता सिंह, शिवहर से रमा देवी और फिर वैशाली से वीना देवी है। राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण बिल का सपोर्ट तो कर दिया, पर क्या आगामी लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका बढ़ेगी? जानकार बताते हैं कि बिहार में कोई भी राजनीतिक दल इस बार पीछे खड़ा नजर नहीं आना चाहिए। जब बीजेपी, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी में पहले के मुकाबले इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी। अंदर खाने से तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। अच्छे दमदार और फिर जिताऊ उम्मीदवार की खोजबीन भी शुरू हो गई है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की शिक्षा को इतना बर्बाद कर दिया है कि अब राज्य को योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। ये पहला राज्य है जहां शिक्षकों का पुराना कैडर समाप्त कर दिया गया है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति परीक्षा के जो परिणाम जारी किए हैं उसमें मात्र 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन सब की नियुक्ति के बाद भी 47,676 शिक्षकों के पद खाली रह जाएंगे। जहाँ उच्च माध्यमिक स्तर के 16 विषयों में से सिर्फ 25% पास हुए हैं। पिछले दिनों हेड मास्टर नियुक्ति परीक्षा में केवल 4% पास हुए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 17 साल से नीतीश कुमार है, लेकिन स्कूली शिक्षा में बहार नहीं है। शिक्षा विभाग 2021 तक लालू कोटे के मंत्रियों के पास ही रहा और फिर बिहार सामूहिक नकल पेपर लीक से लेकर के शिक्षकों पर अत्याचार की खबरों से बदनाम होता रहा। राज्य में सिपाही, दारोगा भर्ती से लेकर के सेना और रेलवे की नौकरी के लिए लाखों लोग आवेदन करते रहे, लेकिन यहाँ के स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं बनना चाहता है। या शिक्षकों के खाली पड़े पदों से कम आवेदन और फिर परीक्षा में जरूरत से कम लोगों का सफल होना अत्यंत चिंताजनक है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि यदि इसी तरीके से परीक्षाएं लेता रहेगा और फिर टीईटी पास लोगों की सीधी नियुक्ति नहीं की जाएगी तो फिर 10 साल में भी शिक्षकों के सभी पदों पर नियुक्ति नहीं हो पाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बारिश के बाद अलग अलग जिलों में बिहार में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना में मौसम साफ रहेगा, न्यूनतम तापमान 19 और फिर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। जब पटना समेत राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में मौसम अभी 1 हफ्ते तक शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दुर्गा पूजा के दौरान राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में मौसम खुशनुमा होगा। जब पछुआ के प्रभाव से सुबह में थोड़ी सिरहन रहेगी, जब सुबह के समय आंशिक धुंध भी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चलेगा मौसम साफ होता जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सोमवार को हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर के मौसम में तब्दील आ गई, जहां अब रात और फिर सुबह के वक्त लोगों को ठंड महसूस हो रही है, जबकि दिन में भी धूप खिलने के बावजूद मौसम सुहाना बना हुआ है। अब मौसम विभाग ने इस वीकेंड के लिए ताज़ा पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात के अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान में थोड़ी बढ़त होगी। इसके साथ ही हवाओं की दिशा भी बदल करके उत्तर पश्चिम से की ओर हो जाएगी। हिमालय की तलहटी वाले इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है।
दोस्तों बात करते हैं कि अक्टूबर नवंबर के महीने में देश भर में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। तापमान कम होने से आपको भीषण गर्मी और उमस से राहत तो होती ही है, पर यह मौसम कई प्रकार की बीमारियों और फिर संक्रमण के खतरे को बढ़ाने वाली हो सकती है। या सर्दियों की शुरुआत में इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के साथ कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में जुकाम खांसी की समस्या होते रहना काफी सामान्य बात है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि सभी लोगों को इस मौसम में सेहत को लेकर के विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। वह विशेष तौर पर इन उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो। डॉक्टर कहते हैं कि ठंड के महीने में सर्दी, फ्लू और फिर अन्य स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां होना बहुत आम है। लोग अक्सर घर के अंदर रहते हैं, जिससे फ्लू जैसी वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचना आसान हो जाता है। यही कारण है कि इन दिनों में सर्दी, जुकाम और फिर बुखार के मामले अधिक देखे जाते हैं। कमजोर इम्यूनिटी की समस्या वालों के इन रोगों के शिकार होने का खतरा अधिक होता है। कमजोर इम्यूनिटी न सिर्फ आपको कई प्रकार की बीमारियों का शिकार बना सकती है, साथ ही साथ ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि ठंड का मौसम आपकी इम्यूनिटी को और भी कमजोर कर देती है। या सर्दियों में जब ठंडी हवा नाक और फिर ऊपर वायु मार्ग में प्रवेश करती है तो फिर शरीर वायरस से लड़ने में उतना प्रभावी नहीं होता है। इसलिए सामान्य सर्दी, फ्लू और फिर कोविड-19 जैसे वायरल संक्रमण इन दिनों में आसानी से बढ़ते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि करोड़ों किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जहां 14वीं किस्त 27 जुलाई को जारी की गई थी और फिर अब 15वीं किस्त जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त नवंबर महीने के अंत तक ही जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपये का सालाना नगद लाभ दिया जाता है, जो 2,000 रुपये की 3 किस्तों में दिए जाते हैं। अगर आप भी लाभार्थियों की लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाएं, होम पेज पर फॉर्मर कॉर्नर चुनें, इसके बाद लाभार्थी स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेनू से राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या फिर गांव का चयन कर सकते हैं। इसके बाद स्टेटस जानने के लिए गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें। उसके बाद आपको रिपोर्ट दिखाई दी जाएगी कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार अब लगातार युवाओं को खुशखबरी देने में जुटी हुई नजर आ रही है। जहां बिहार कर्मचारी चयन आयोग और फिर शिक्षा विभाग में निकली बहाली के बाद अब सरकार ने जल्द ही ग्रुप डी पोस्ट पर बहाली निकालने का निर्णय लिया है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से सभी विभागों और फिर जिलों से रिक्तियां मांगी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त और फिर जिला के डीएम को पत्र लिखा है। इसके जरिए सभी से अपने विभागों और फिर इलाकों में चतुर्वर्गीय कर्मियों के रिक्त पड़े पदों की जानकारी के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने राज्य के यानी कि बिहार के सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव के साथ ही सभी प्रमंडलीय आयुक्त और फिर जिलों के डीएम को निर्देश दिया है कि परिचारी कोटि 4 के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस करा करके आरक्षण कोटिवार जानकारी उपलब्ध कराएं। इस निर्देश के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति को द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में शिक्षा विभाग में करीब 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक अनूठा रिकॉर्ड कायम हो गया है। बतौर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 17 साल 56 दिन तक बिहार की कमान संभालने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड श्री कृष्ण के नाम था, जो कि 17 साल 52 दिनों तक राज्य के सीएम रह चुके हैं। हालांकि श्री बाबू लगातार सीएम बने रहने में नीतीश कुमार से आगे हैं। नीतीश कुमार जहां 8 साल 239 दिनों तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे, वहीं श्री कृष्ण सिन्हा ने 14 साल 314 दिनों तक राज्य की कमान संभाल रखी थी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार पहली बार 1989 में बाढ़ से सांसद बने थे, जब 1991 में दोबारा नीतीश कुमार बाढ़ से सांसद चुने गए। जहां इसके बाद नीतीश कुमार 1996 और 1998 में भी सांसद बने। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में नीतीश कुमार को केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। हालांकि किशनगंज के पास हुए भीषण रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में नीतीश कुमार
5वीं बार सांसद का चुनाव जीते। इस बार उन्हें केंद्र सरकार ने कृषि मंत्री बनाया। फिर 2004 में छठी और फिर आखिरी बार नीतीश कुमार सांसद बने। मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का सफर पहली बार नीतीश कुमार 3 मार्च 2000 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन बहुमत नहीं होने के कारण उनको 7 दिन में ही 10 मार्च को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी बार नीतीश कुमार ने 2005 में बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 24 नवंबर 2005 को उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपना कार्यकाल पूरा करते हुए 24 नवंबर 2010 तक मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार नीतीश कुमार ने 26 नवंबर 2010 को मुख्यमंत्री बने। 2014 में बीजेपी से अलग होकर के राजद के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन करने के बाद नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया था, लेकिन कुछ गलतफहमियों के कारण उन्हें हटा दिया गया। इसके बाद 22 फरवरी 2015 को नीतीश कुमार ने चौथी बार सीएम पद की शपथ ली और 19 नवंबर 2015 तक अपने पद पर बने रहे। उसके बाद 5वीं बार नीतीश कुमार ने राजद के साथ चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। चुनाव में जीत के बाद 20 नवंबर 2015 को उन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजद से मतभेद के बाद 26 जुलाई 2017 को सीएम नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर के छठी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसके बाद 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस चुनाव में जेडीयू पहली बार बीजेपी से कम सीटें जीती, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार ही काबिज हुए। फिर आता है साल 2022। साल 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिर महागठबंधन में शामिल होकर के 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर के देश की तमाम राजनीतिक पार्टी अपने तौर तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार और फिर रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है, उसके मुताबिक बिहार सरकार ने जिला स्तरीय 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है। महागठबंधन की सरकार ने लोकसभा चुनाव के पहले अपने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसमें सेट किया है। इसको लेकर के मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और फिर सदस्यों से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। 20 सूत्रीय जिला स्तरीय समिति में जिला प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष की कुर्सी दे दी गई है, जब मुंगेर जिला छोड़कर के बाकी 37 जिलों में कमेटी बना दी गई है। जब 20 सूत्रीय जिला स्तरीय कमेटी के बाद अब बारी प्रखंड स्तर की है। बिहार सरकार जल्द ही प्रखंड स्तरीय 20 सूत्रीय कमेटी का गठन करेगी। इस जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को पटना जिले का अध्यक्ष बना दिया गया है, जबकि उपाध्यक्ष अशोक चौधरी है। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 20 सूत्रीय कमेटी के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजय चौधरी हैं। अशोक कुमार हिमांशु एवं मोहम्मद मशरूर अहमद जुबेरी को जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इसके साथ ही पूर्णिया जिला के अध्यक्ष वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास एवं राकेश कुमार है। दोस्तों, बात करते हैं कि दीपावली, छठ और दुर्गा पूजा में यात्रियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उत्तर रेलवे ने महाप्रबंधक शोभन चौधरी के अनुसार नवरात्र और फिर दशहरा के लिए दिल्ली से अब तक 34 विशेष ट्रेनों की घोषणा की गई है। ये ट्रेनें 377 फेरे लगाएगी। 351 पूर्व रेल और फिर बचे हुए 26 उत्तर दिशा के लिए निर्धारित है। दीपावली और छठ के लिए भी अतिरिक्त ट्रेनें चलाई जाएगी। इन ट्रेनों में वातानुकूलित, शयनयान और फिर सामान्य तीनों तरह के कोच लगाए जा रहे हैं। नियमित ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जा रहे हैं। इन प्रयासों से लगभग 5.5 लाख अतिरिक्त सीट उपलब्ध होगी। इन विशेष ट्रेनों में उत्तर रेलवे की 13 हैं, जिसके 174 फेरे लगेंगे। अन्य क्षेत्रीय रेलवे की 21 विशेष ट्रेनों की 203 फेरे लगेंगे। इन ट्रेनों में 1326 सामान्य, 3328 शयनयान और फिर 2513 वातानुकूलित कोच लगेंगे, यानी कि एसी कोच लगेंगे। आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल से विशेष ट्रेनें रवाना होगी। इसके अलावा पटना, छपरा, जोगबनी, सहरसा, जयनगर, कटिहार, गुवाहाटी, दरभंगा, गोरखपुर, वाराणसी, बरौनी, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, गया, लखनऊ, कोलकाता, कटरा, अमृतसर आदि स्टेशनों के लिए ट्रेनें चलेगी। ऐसे में रूट के हिसाब से अपना टिकट बुक करा सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग शिक्षक नियुक्ति का एक और चरण फिर से शुरू करने जा रहा है। स्कूल अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अगले फेज में करीब 1,10,000 आसपास नियुक्तियां संभव है। जहाँ शिक्षा विभाग बिहार लोक सेवा आयोग से बची नियुक्तियों की जानकारी मांगने जा रही है। जहाँ इसके बाद तय होगा कि असल में
किस विषय में कितनी नियुक्तियां करनी हैं। हालांकि ये तय है कि जल्द ही शुरू होने जा रहे शिक्षक नियोजन में सबसे अधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से ही जुड़ी हुई होगी। अगले चरण की नियुक्ति की अधिसूचना पूरी तरीके से विषयवार रिजल्ट आने के बाद भेजी जाएगी। विज्ञापन की प्रक्रिया नवंबर से शुरू होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक बीपीएससी से बताई गई जानकारी के अनुसार माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 90,804 रिक्त पदों में केवल 49,905 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। यहाँ कई लोगों को नौकरी मिलने वाली है, जहाँ इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने रिक्तियां मंगवाई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और फिर साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारियों से चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त स्थानों के बारे में जानकारी मांगी है। इसको लेकर के विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दूं कि आदेश के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इंटर के स्तर पर संयुक्त परीक्षा का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय पदों पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार में बालू खनन शुरू हो गया है और पटना समेत 9 जिलों में इसकी अनुमति भी दे दी गई है। अब नए बंदोबस्तधारियों के माध्यम से बालू खनन का काम शुरू किया गया है। जहाँ नई नीति के तहत नदी घाटों के छोटे क्लस्टर बनाकर के उनकी नीलामी की गई है। जहाँ वहीं अब राज्य सरकार के यानी कि बिहार सरकार के राजस्व को होने वाली हानि को रोकने के लिए अब विशेष तैयारियां की गई है, जिसके तहत बालू घाटों की निगरानी में सख्ती बरती जाएगी। बालू के अवैध खनन, गलत तरीके से बिक्री और फिर अवैध तरीके से हो रही बालू की ढुलाई को रोकने के लिए अब कई निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि बालू खनन की अनुमति मिलने के बाद इसका असर घर मकान बनाने और फिर बालू की कीमत पर भी पड़ेगा। जब बालू की रेट पर इसका असर पड़ने से कंस्ट्रक्शन के काम में खर्चे को लेकर के राहत मिलेगी। बिहार में बालू खनन पर लगी रोक अब खत्म हो गया है, जहां और पटना और भोजपुर समेत 9 जिलों में बालू का खनन शुरू हो गया है। इसका असर अब बालू की रेट पर भी दिखेगा। बालू के अवैध खनन और फिर पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से अभी अनाप शनाप रेट में बालू मिल रहा था। बालू के खनन पर रोक लगने से पर्याप्त मात्रा में बालू बाजार में उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जहाँ वहीं खनन माफियाओं का आतंक इस बीच जारी रहा। दोस्तों बात करेंगे कि नीतीश कैबिनेट से प्रमोशन को लेकर के पास हुई प्रस्ताव का काम शुरू हो चुका है, जहां राज्य सरकार की तरफ से लगातार पुराने अफसरों का प्रमोशन दिया जा रहा है। इसी कड़ी में अब पुलिस और फिर शिक्षा महकमा के अफसरों का लिस्ट जारी किया गया है। इस लिस्ट में इन दोनों महकमों के कुल 300 अफसरों का प्रमोशन लिस्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल बिहार में राज्यकर्मी और फिर अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सरकार ने अब विभिन्न विभागों में लगभग 300 अधिकारियों को प्रोन्नति देने का लाभ दिया गया है। जय सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 118 पदों का प्रमोशन दिया है। वहीं बिहार शिक्षा सेवा के 74 अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। जय इसी तरीके से बिहार पुलिस सेवा के 102 अफसरों को भी प्रमोशन का लाभ दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बिहार पहुंची थी और इस एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामने बैठे भाजपा नेताओं की ओर इशारा करते हुए दोस्ती और रिश्ते निभाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा के साथ दोस्ती वाले बयान पर राज्य में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामने बैठे भाजपा के नेताओं से कहा था कि भाजपा के इन नेताओं से मेरी पुरानी दोस्ती है और ये दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी। साथ ही आपको बता दें कि सियासी दुनिया से अलग मुख्यमंत्री के दिए गए इस बयान के तरह तरह के माने निकाले जाने लगे हैं, जिसके बाद अब खुद सीएम नीतीश कुमार ने ही अपने बयान को लेकर के स्थिति साफ कर दी है और बताया है कि किस तरह से उनके बयान के गलत मायने निकाले जाते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बताया है कि उन्होंने क्या कहा और फिर किस संदर्भ में यह बातें कही गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने बताया है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके और गलत तरीके से पेश किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। दरअसल अब ऑडियो वीडियो के जरिए स्कूलों में पढ़ाई होने वाली है। साथ ही फ्री चैनल पर छात्रों को कई सुविधाएं मिलने वाली है। 6ठी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों के लिए विशेष पहल होने वाला है। जब फ्री चैनल के जरिए अब बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा, इससे उन्हें अपने पाठ्यक्रमों को समझने में काफ़ी आसानी होगी। साथ ही चैनल के माध्यम से समझाने पर इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बताया जाता है कि लर्निंग आउटकम के अंतर्गत कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को उनका पाठ्यक्रम आसानी से समझ में आ जाए और फिर उन्हें पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं हो सके,
इसके लिए पहल किए जा रहे हैं, जहां शिक्षक अब ऐसे ऑडियो और फिर वीडियो का निर्माण करेंगे जिससे बच्चे आसानी से पढ़ सकेंगे। नए तरीके से अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी की ओर से इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। एनसीईआरटी बच्चों के पढ़ाने के लिए कई तरह की पहल कर रही है। इसी कड़ी में अब शिक्षकों को ऑडियो और वीडियो की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिहार के 7 शिक्षकों का इसके लिए चयन किया गया है। ये शिक्षक प्रशिक्षण के बाद राज्य के यानी कि बिहार के दूसरे शिक्षकों को भी ट्रेनिंग देंगे। बताया जाता है कि अब तक पाठ्यक्रम के विषय में ऑडियो और फिर वीडियो का निर्माण किया जाता था, लेकिन अब इसमें नई चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, इसमें नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इससे शिक्षकों को भी फायदा होगा। फिलहाल इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि इससे कितना फायदा होगा। बिहार के शिक्षकों को इसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, साथ ही बच्चों को पढ़ाने के तरीके में अब बदलाव की ओर कदम बढ़ा दिए जा रहे हैं। इससे बिना इंटरनेट के बच्चे कभी भी और फिर किसी भी जगह पर पढ़ सकेंगे। जी हाँ, बच्चों के फायदे और फिर सुविधाओं को देखते हुए ये प्रयास किया जा रहा है। 6ठी से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को ऑडियो और फिर वीडियो के जरिए पढ़ाया जाएगा। इससे समझने में इन्हें सुविधा मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार ने जिला 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति गठित कर दी है। जब कमेटी गठित के बहाने नीतीश कुमार ने सहयोगी दलों के बीच सियासी संतुलन भी साधा है। जहाँ इसमें एक तरफ जहां जदयू और फिर राजद को करीब करीब समान तवज्जो मिली है, तो वहीं महागठबंधन के सभी घटक दलों को भी सम्मान दिया गया है। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 और फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला सेट किया गया है। गौरतलब है कि नवगठित जिला 20 सूत्री कमेटी के अध्यक्ष संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री हैं। वहीं सभी जिलों के समिति के 2-2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस तरह कुल 76 उपायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनमें बिहार में मौजूद महागठबंधन सरकार में शामिल सभी 7 दलों के प्रतिनिधि को देखें तो फिर जदयू राजद को समान रूप से 33-33 मिले हैं, जबकि 10 सीटें कांग्रेस, भाकपा माले, सीपीआई और फिर सीपीएम के खाते में गई है। इसके अलावा सभी जिलों की समिति में घटक दलों के नेता कार्यकर्ताओं को सदस्य भी प्राय इसी समीकरण के तहत बनाया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर के आईपीएस रैंक तक के अधिकारियों को पुलिस सैलरी पैकेज के तहत विशेष आर्थिक सुविधाएं भी दी जाएगी। इसके तहत पुलिसकर्मियों और फिर पदाधिकारियों के वेतन के अनुसार 5 से 20 लाख रुपए तक का विशेष दुर्घटना बीमा कवर का लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत दुर्घटना, दहशतगर्द हमले के साथ हवाई दुर्घटना में जान जाने पर राशि पीड़ित परिवार को मिलेगी। इसके अलावा एटीएम कार्ड पर भी अतिरिक्त व्यक्तिगत दुर्घटना और फिर हवाई दुर्घटना बीमा कवर है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशाल शर्मा ने बताया है कि सैलरी पैकेज के तहत इन सुविधाओं को लेकर के बिहार पुलिस संगठन और फिर भारतीय स्टेट बैंक के समझौता हुआ है। पुलिस कर्मियों को उनके वेतन के अनुसार 4 चरण में बांटा गया है। उन्होंने बताया है कि 10 से 25 हज़ार वेतन वाले पुलिसकर्मी सिल्वर, 25 से 50 हज़ार रुपये वेतन वाले के खाते में गोल्ड, 50 हज़ार से अधिक 1 लाख रुपए वेतन तक के खाते डायमंड और फिर 1 लाख रुपए से अधिक वेतन वाले खाते प्लेटिनम श्रेणी में आएंगे। विशाल शर्मा ने बताया है कि सिल्वर और फिर गोल्ड पैकेज के लिए 5 लाख, डायमंड के लिए 15 लाख और फिर प्लेटिनियम के लिए 20 लाख रुपए दुर्घटना कवर है। जब पैकेज के अनुसार ये पूरा दुर्घटना बीमा कवर है, जब सभी सक्रिय वेतन खाते इस कवर के दायरे में आएंगे, भले ही खाते में शेष राशि शून्य हो। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार और फिर बीजेपी पर एक बार फिर से जमकर के हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोग मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दंगाई पार्टी झंझट कराते रहते हैं। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार युवाओं के हाथों में कलम देना चाहती है, लेकिन कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं। जब फैसला जनता को करना है कि हाथों में तलवार होगा या कलम। इस दौरान तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। जय तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया। 1 वर्ष में ही 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए बहाली निकाली गई। इसकी प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में 1,70,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का रिजल्ट बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी किया गया था। जहां इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार रिजल्ट के साथ साथ जिला अलॉटमेंट की लिस्ट भी देख सकेंगे। जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिजल्ट के साथ साथ ज्वाइनिंग का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को
अलॉटेड जिले में जाकर के रिपोर्ट करना होगा। ज्वाइनिंग की डिटेल्स आप आगे भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षकों को नियुक्ति पद देने से लेकर के उनके विद्यालय आवंटन समेत हर जरूरी सूचना ऑनलाइन उपलब्ध है। या कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ज्वाइनिंग की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ज्वाइनिंग लेटर शिक्षकों को उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग ने नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC की मदद से सॉफ्टवेयर और फिर पोर्टल तैयार किया है। बिहार शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को बीपीएससी की साइट पर अपलोड वाटरमार्क वाले सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी और फिर मूल प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार इस गाइडलाइंस के अनुसार उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वह है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट यानी कि जाति, NCLC, EWS, विकलांगता प्रमाण पत्र, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, CTT BTT पेपर 1 सर्टिफिकेट, बिहार STT पेपर 1 सर्टिफिकेट, बिहार STT पेपर 2 सर्टिफिकेट, 10वीं पास सर्टिफिकेट, 12वीं पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। इसमें आधार कार्ड या फिर कोई पहचान पत्र, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर भर्ती का एडमिट कार्ड, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट, हार्ड कॉपी, बिहार टीचर ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, दीपावली की तैयारियों में मकान, दुकान और प्रतिष्ठानों के रंग रोगन शुरू हो गए हैं। दूसरे राज्यों में रह रहे यूपी बिहार के लोग छठ पूजा के लिए ट्रेन और फिर प्लेन की टिकटों की बुकिंग भी कर चुके होंगे। कहने का मतलब यह है कि त्योहारों के रंग चढ़ने लगे हैं और इनमें महंगाई कहीं भंग ना डाल दे, इसीलिए मोदी सरकार सतर्क है। जब केंद्र खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को भरोसा दिलाया है कि इस त्योहारी सत्र के दौरान आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेगी। जब उन्होंने कहा है कि देश में गेहूं, चावल, चीनी, खाद्य तेल जैसी जरूरी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त है और सरकार कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। जहां आगामी त्योहारों के दौरान इनके दाम बढ़ने की आशंका नहीं है। यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि जब भी जरूरत पड़ती है सरकार जरूरी कदम उठाती है। सरकार ने हाल ही में अपने नियंत्रण वाले सभी उपायों का उपयोग किया है, चाहे वह व्यापार नीति हो या फिर स्टॉक सीमा मापदंड। चोपड़ा ने कहा है कि कीमतों पर नियंत्रण रखने की और फिर उन्हें स्थिर रखने के लिए इन तरीकों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया गया है। दोस्तों, बात करेंगे कि तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ शुक्रवार को यानी कि कल गोपालगंज की यात्रा कर रहे थे। जहाँ तेजस्वी यादव राजश्री के साथ प्रसिद्ध थावे मंदिर में पूजा अर्चना की, जहाँ वहीं मंदिर के सौंदर्यीकरण की शिलान्यास भी की है। जहाँ तेजस्वी यादव अब घर से बाहर साथ ले जाकर के राजश्री को बिहार की आबोहवा से आज से परिचय कराना शुरू कर दिए हैं। जाहिर है शुरुआत मंदिर जाकर के पूजा अर्चना से हो रही है, लेकिन इसके बाद पब्लिक के साथ मेल जोल का कार्यक्रम तेजी से बढ़ने वाला है। इन सब के पीछे की रणनीति लालू परिवार की बहू राजश्री को लोकसभा चुनाव लड़ाने की है। लालू परिवार की बहू राजश्री उजियारपुर से चुनाव लड़ सकती है, जहां लालू प्रसाद राजश्री को उजियारपुर से ही मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उजियारपुर में यादवों और फिर कुशवाहा समाज की अच्छी खासी आबादी है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD के दिग्गज नेता आलोक मेहता, असमेध देवी और फिर लेफ्ट के अजय कुमार की अच्छी पकड़ है, जो कुशवाहा समाज से आते हैं। लालू परिवार का मानना है कि राजश्री के मैदान में उतरते ही यादव भी अच्छी संख्या में लालू परिवार की बहू को वोट देने आएंगे। इसीलिए उजियारपुर से वर्तमान सांसद और फिर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को गंभीर चुनौती मिलने की संभावना है। नित्यानंद राय उजियारपुर से साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते थे। जब लालू परिवार अपनी बहू की एंट्री करा करके नित्यानंद राय की राह में तीसरी बार बड़ी चुनौती पेश करने की तैयारी में जुट गया है। ऐसे में पिछले 2 चुनाव से आलोक मेहता और फिर उपेंद्र कुशवाहा को हराने वाले नित्यानंद राय लालू प्रसाद की बहू को पटखनी दे पाएंगे। इसको लेकर के राजनीतिक चर्चा सियासी हलकों में तेज होने लगी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव परिवार के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। लालू परिवार से इस लोकसभा चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में उतर सकते हैं, जहाँ एक राजश्री यादव तो दूसरे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव को समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन तेज प्रताप नहीं माने तो फिर उन्हें छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, बिहार बोर्ड 9वीं से 11वीं तक की मासिक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराएगा। जहां इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दे दी है। उत्तर पुस्तिका के साथ ही बोर्ड ही OMR उत्तर पत्रक भी स्कूलों को भेजेगा। बोर्ड से भेजी गई उत्तर पुस्तिका और फिर OMR उत्तर पत्रक की पर परीक्षा ली जाएगी। 9वीं और फिर 10वीं की मासिक परीक्षा 26 से 28 अक्टूबर तक ली जाएगी। जहाँ वहीं 11वीं की मासिक परीक्षा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होगी। जहाँ इसके लिए बिहार बोर्ड पहली बार उत्तर पुस्तिका और फिर OMR उत्तर पत्रक सभी स्कूलों को भेजेगा। सितंबर में हुई मासिक परीक्षा का केवल
प्रश्न पत्र ही बोर्ड ने भेजा था, लेकिन अक्टूबर की मासिक परीक्षा में प्रश्न पत्र के साथ उत्तर पुस्तिका भी बोर्ड भेजेगा। इसकी जानकारी सभी स्कूलों को दे दी गई है। उत्तर पुस्तिका 20 से 21 अक्टूबर तक उपलब्ध कराया जाएगा, जहाँ वहीं 12वीं का सेटअप परीक्षा 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक होंगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर सदर अस्पताल ने ऑपरेशन के बाद कुछ न कुछ छोड़ने का रिवाज बना लिया है। यह खास बात यह है कि इस पर जिम्मेदार शख्स एक्शन ना लेकर के ऐसा होने के को स्वाभाविक बता देते हैं। यह बिहार के सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कारगुजारी के चलते एक प्रसूता की जान पर बनाई। यह डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान पेट में स्पंज यानी कि रुई छोड़ दिया। जहां ऑपरेशन करने के बाद डॉक्टरों ने पेट में रुई छोड़कर के ऊपर से सिलाई कर दी। जब इस बारे में सिविल सर्जन के पास पहुंचे तो फिर उनका जवाब और भी हैरान कर देने वाला था। अपने डॉक्टरों के बचाव में सिविल सर्जन इस तरह के वाक़े को आम बता करके टाल दे रहे थे। दरअसल बात यह है कि सिविल सर्जन को अपने स्वास्थ्य कर्मियों की इस गलती का जरा सा भी मलाल नहीं है। उनका कहना है कि ऐसा अक्सर हो जाता है, होते रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ महिला के पति ने बताया है कि 2 महीने पहले डिलीवरी के लिए उनकी पत्नी सुलेखा कुमारी को भर्ती कराया गया था। जहाँ इसी दौरान ऑपरेशन से बच्चा हुआ, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें उसके पेट में रुई छोड़ दी, जिसके चलते पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैलने से दर्द उठ गया है। पीड़िता के पति सुबोध कुमार ने कहा है कि हमारे वाइफ का ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। ऑपरेशन के दौरान स्पंज पेट में ही डॉक्टरों ने छोड़ दिया, यानी कि रुई पेट में ही डॉक्टरों ने छोड़ दिया। डिस्चार्ज होकर के जब घर आए तो फिर पेट में दर्द होने लगा। हम प्राइवेट अस्पताल में दिखाए तो फिर डॉक्टरों ने सिटी स्कैन लिखा, जब उसमें पता चला है कि अंदर स्पंज छूट गया है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा है। पहले हम इसका इलाज हाजीपुर सदर अस्पताल में करवाए थे। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।